हाय एवरीवन, स्वागत है आपके इस चैनल पर एक बार फिर से। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख चुका होगा कि आज क्लास में क्या पढ़ने वाला है। इनफैक्ट नाम है कार्य ऊर्जा, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो आज क्लास में केवल डिस्कशन करेंगे कार्य के बारे में। कार्य क्या होता है साइंस में, मतलब आज क्लास में जनरली आप लोग ये जानोगे कि कार्य जो हम लोग कहते हैं, मतलब आम जिंदगी में जो कहते हैं कार्य काम करना, और साइंस में उसी कार्य को क्या, दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। देखो, जनरल लाइफ में काम तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन उस काम को साइंस में जीरो भी मानता है कि काम नहीं किया गया। वो कैसे होगा आपको बताऊँगा। देखो, तो देखना ये है कि कार्य सिंपली और बेसिकली क्लास में ये करना है कार्य, ठीक है। नाम होगा वर्क, ठीक है। तो आप लोगों ने कार्य के बारे में सुना होगा कि कार्य क्या होता है, कि किसी काम के करने को कार्य कहते हैं। अब जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, है ना, बोझा ढोना, लाइक ये सब, या किसी वस्तु को खींचना, ले जाना, ले आना, ये सब कार्य आप लोग कहते हो, ठीक है। ठीक है, साइंस में भी इसको हम कार्य कहेंगे। लेकिन मैं एक शब्द में लिख दूं यहाँ पर, कार्य क्या होता है, बल तथा बल की दिशा में, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, राइट। देखो, एक तो बल है और दूसरा बल की दिशा, इस दोनों के बीच के गुणनफल को हम कार्य के नाम से जानते हैं। अब सवाल है कि बल, फोर्स, किसी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वस्तु उसी साइड में, उसी डायरेक्शन में विस्थापित होनी चाहिए। ये कंडीशन होता है। अगर हमने इस पर फोर्स लगाया इस वस्तु पर, तो ये वस्तु अपना डिस्प्लेसमेंट चल के, मतलब s दूरी तय करके यहाँ आ गया, तो बल की दिशा में ही फोर्स लगाया गया इस पर, इस वस्तु पर, ठीक है। तो इसे ही हम कहेंगे, मतलब फोर्स जो लगाया गया है, बल और विस्थापन जितना हुआ, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा कार्य। कह सकते हैं कार्य बराबर, कार्य वर्क W में कह सकते हैं, W बराबर F/S। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि बल एक सादिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे होता है, क्योंकि बल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसी प्रकार विस्थापन में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, तो दोनों का दोनों वेक्टर है। तो अगर वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या, F पर हम ये लगा दिया एरो, इस पर भी एरो लगा दिया, तो W बराबर क्या होगा, F/S। ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, यहाँ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पे अगर हमने बल लगाया तो वस्तु विस्थापित हो गया। यहाँ आपका भी वेक्टर है, फोर्स क्या, एक सदिश राशि, विस्थापन भी आपका एक सदिश राशि है। लेकिन जब दोनों का गुणनफल से जो कार्य बनता है, वो कार्य केवल अदिश राशि है, ठीक है। याद रखिएगा, कौन सी राशि, अगर पूछा जाएगा कार्य कौन सी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि होना चाहिए वेक्टर, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ये दोनों वेक्टर का स्केल, ये दोनों वेक्टर है, सदिश राशि के गुणनफल को हम सदिश राशि कहना चाहिए, लेकिन यहाँ अदिश राशि बन रहा है, ठीक है। देखो, एसआई मात्रक की बात करेंगे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, तो फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा कार्य का एसआई मात्रक, ठीक है। लेकिन कार्य ऊर्जा का एक रूप होता है, कार्य ऊर्जा का एक रूप होता है, तो जो कार्य का एसआई मात्रक होगा, जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा, वही कार्य का एसआई मात्रक होगा। तो एसआई मात्रक में न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर हम न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड का पावर -2, ऐसा भी हो सकता है। न्यूटन को, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर आपका मीटर का मीटर रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे किलोग्राम मीटर
का पावर 1/1, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एसआई मात्रक कार्य का, फोर्स का न्यूटन, विस्थापन का मीटर। न्यूटन को हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। न्यूटन का दूसरा नियम है m इंटू ए। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट किलोग्राम, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसको मैंने ऐसे लिखा, मीटर को मीटर लिखा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ही कहते हैं 1 जूल। कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होगा। ऊर्जा का एक रूप होता है, कार्य ऊर्जा का एक रूप होगा। जो कार्य का एसआई मात्रक होगा वही आपका, जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा वही आपका जूल का एसआई मात्रक होगा। याद रखिएगा 1 जूल बराबर क्या आया यहाँ पे बताना है आपको, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई मात्रक में यही आएगा। लेकिन हम जब बात करेंगे सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो किलोग्राम को आप ग्राम कर लो, अब मीटर को सेंटीमीटर कर लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, अब पर सेकेंड स्क्वायर है तो पर सेकेंड स्क्वायर कर लो। सिंपल है। देखो, किलोग्राम को हमने ग्राम किया, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर किया, एस का पावर -2 तो एस का पावर -2 यहाँ भी है। ये सीजीएस में है। इसी को हम कहते हैं अर्ग। एसआई में जूल, सीजीएस में अर्ग। अब देखो यहाँ क्या है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज़्यादा है, यहाँ ग्राम में है, यहाँ किलोग्राम में। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे ना तो आपका जूल आएगा, अर्ग आएगा। तो इसी तरह से 1 जूल आ जाएगा 10 का पावर +7 अर्ग। एक अर्ग क्या होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 जूल हो जाएगा 10 का पावर 7 अर्ग। क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम, इसीलिए 10 का पावर 7 गुना ज़्यादा है, 1 जूल में अर्ग होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये एसआई मात्रक की बात करें, मैंने कार्य एक अदिश राशि है जो कि 2 सदिश राशि का गुणनफल है, लेकिन अदिश राशि होगा। अब हम बात करेंगे कार्य किस तरह से चेंजेज आता है विज्ञान में। हम अब कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति बोझा लेकर सर पे खड़ा हुआ है तो आम जिंदगी में हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उसी को साइंस में कहेंगे कि हाँ वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कहेंगे, देखो, तो मैंने बोला कि बल और बल की दिशा में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, तो बल और बल की दिशा में विस्थापन। किसी वस्तु को बल लगाएंगे विस्थापित होगा, ये कंफर्म है। तो बल जिस दिशा में लगा है उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तभी आपका कार्य होगा। देखो, सबसे पहले हमें समझाना है कि कार्य हम लोग आम जिंदगी में क्यों नहीं बोलते हैं। तो अभी कार्य के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, W बराबर F.S। ठीक है, लाइक कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट, इस पे फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं वो उस डायरेक्शन में विस्थापित नहीं होगा, बल्कि ऊपर चला जाएगा या नीचे आएगा, ऐसा भी हो सकता है। या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं वो उल्टा आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अब देखोगे कि W बराबर F.x, यहाँ पे ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हटाएंगे तो इसके बदले में आएगा F, स्केलर बनाने के लिए F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, F इंटू एस कॉस थीटा। यहाँ सदिश राशि को हटाया तो ये कॉस थीटा आया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा, जहाँ थीटा क्या हो गया, बल और बल के दिशा में, बल और बल के दिशा में, यह हम कह सकते हैं कि बल के कारण विस्थापन के बीच कोण, एंगल, यही हुआ। बल और बल की दिशा में जो कोण आया, विस्थापन आया, उसके बीच का कोण थीटा हो गया। ओके, हाँ, तो ये एंगल हो गया दोनों के बीच का। तो अब सवाल है कि फोर्स लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। केस 1 कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, केस 1 में अगर थीटा 0 डिग्री है
यदि एंगल 0 डिग्री है तो इसका अर्थ हुआ कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तभी तो थीटा 0 डिग्री हुआ ना। ठीक है, तो इस टाइम में वर्क क्या होगा, सिंपली F इंटू एस कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का बाद 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो कॉस 0 होता है आपका 1, तो F इंटू एस हो जाएगा 1। थीटा 0 डिग्री, इसका अर्थ हुआ बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। ठीक है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में, इसका यही अर्थ हो गया। लेकिन जब केस 2 की बात करते हैं, ठीक है, केस 2 की बात करते हैं, देखो केस 2 में देखो, अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा। केस 3 में हम लेंगे दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, अगर वो 180 डिग्री है तो क्या होगा, काम उस टाइम में क्या होगा, किसी वस्तु पर थीटा 90 का अर्थ हो गया कि कोण क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा। तो एक ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 90 डिग्री पर, फोर्स के 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या तो ठीक ऊपर या तो ठीक नीचे, होप्स हो के दिखता होगा आपको। हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया अभी 90 डिग्री। ठीक है, अब सर ऐसा एग्जाम्पल क्या, अब ऐसा एग्जाम्पल होता है कहाँ, ये बताना। देखो देखो, जब हम बात करेंगे कार्ड्स की तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा का मान क्या रखेंगे 90 डिग्री, तो एफ एस कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कॉस 90 0 होता है, तो सारा का सारा टर्म क्या हो गया 0। जूल में हम ले सकते हैं, जूल में मेरे भाई फोर्स तो यहाँ भी है, कार्ज यहाँ भी है, F इंटू एस, कार्ज यहाँ भी हो, लेकिन यहाँ 0 जूल, यहाँ एक भी नहीं बल्कि 0 जूल हो गया। तो ऐसा केस कब होगा, जब जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में विस्थापन नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्ट 90 डिग्री से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कार्ड 0। अब हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंस में कि अगर कोई आदमी बोझा लेकर खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति बोझा लेकर सर पे कुछ लेकर खड़ा है तो उसका कार्ज क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि W बराबर होता है F इंटू एस। W बराबर, अभी हम सारे टर्म्स को लिखेंगे इस पॉइंट एक एक करके, ठीक है, पहले समझ लो। W बराबर F इंटू एस, तो वो लेकर खड़ा है तो उसमें फोर्स लग रहा है, चलो ये मानते हैं फोर्स लग रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा ना। खड़ा होने का मतलब बल तो लगा रहा है नीचे की ओर, जहाँ भी लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, वो वहीं पे खड़ा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब उनके द्वारा किया गया कार्य हम 0 जूल मानेंगे। कोई आदमी, अब जनरली क्या होता है कि अगर कोई आदमी लेके कुछ खड़ा हुआ तो हम लोग आम जिंदगी में कहते हैं हाँ वो काम कर रहा है भाई, क्योंकि वो बोझा लेके खड़ा हुआ है या कुछ लेके खड़ा हुआ है, काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसी को हम साइंस में क्या कहेंगे, नहीं वो काम नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो तब तक काम नहीं। और एक और बात कि डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब थोड़ा सुनना, ये बात ध्यान देना एकदम, कि अगर वो आदमी, अभी मैंने बोला कि अगर आदमी खड़ा हुआ है बोझा हुआ है, मतलब सर पे कुछ लेके खड़ा हुआ है, इसका मतलब साइंस में उसको जनरली 0 जूल के मानेंगे, कार्य 0 है। लेकिन वही आदमी अगर बोझा लेके जा रहा है तो उस टाइम भी कार्य क्या हो गया, साइंस में 0 ही कहेंगे। अभी मैंने देखा वेक्टर प्रोडक्ट, जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में कार्य होना चाहिए उस वस्तु के लिए, ठीक है। उस वस्तु के लिए कार्य क्या होगा, अगर कोई आदमी सर पे कुछ लेके खड़ा हुआ है, हाथ में लेके खड़ा हुआ है, तो उस वस्तु के लिए कार्य क्या होगा, 0 या कुछ ना कुछ होगा, नहीं बिल्कुल 0 होगा। रीज़न क्या है कि अगर वो वस्तु पे हाथ में लेके खड़ा हुआ है या चल रहा, आगे की ओर बढ़ रहा है, हाँ सॉरी, आगे की ओर लेके सामान को आगे बढ़ रहा है, तो इसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स है, बल है, वो नीचे की ओर है,
ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा ना, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो इसके द्वारा लगाया गया बल, अगर ये हाथ ना होता तो इसका मतलब नीचे की ओर जाता। तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका नीचे की ओर है, लेकिन जा तो रहे हैं आगे की ओर हम, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा आगे, मतलब है कि उस वस्तु पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की ओर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90। जब एंगल 90 होगा तो काम कितना होगा 0। आई बात समझ में? उस वस्तु के लिए काम हो गया 0। हाँ, आदमी के लिए अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है उसका कुछ कार्य होगा, क्योंकि आदमी वैसे उस मनुष्य पर, उस आदमी पे फोर्स दो तरह का लग रहा है, एक नीचे की ओर लग रहा है, एक खुद जो आगे की ओर जा रहा है, अपना काइनेटिक एनर्जी लगा रहा है वो। ठीक है, तो अब केस 3 में देखते हैं। केस 3 क्या है? अगर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स आगे की ओर लगा, डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर हुआ, दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो अब यहाँ देखोगे W बराबर होता है FS cos थीटा। तो कहाँ cos 180 हो जाएगा, तो W बराबर cos 180 -1 क्या होगा -1। W बराबर होगा -F × S। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में वस्तु का डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स इस डायरेक्शन में, विस्थापन उसी के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में, तो काम क्या हो गया ऋणात्मक। काम क्या हो गया उस टाइम पे माइनस हो गया, ऋणात्मक हो गया। आई बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। हाँ, ऐसा कोई एग्जांपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे की ओर जा रहा है तो पीछे की ओर फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है, डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर होगा। ऐसा कैसे? तो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है। तो इसको ऊपर जाने में किया गया कार्य, नहीं आई समझ में बात? अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, और हाँ, मैंने एडिशनल फोर्स लगाया इसको ऊपर फेंकने में, वो फोर्स के कंपैरिजन में ये फोर्स थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स 0 हो जाएगा जो मैंने लगाया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में उसका फोर्स 0 हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे की ओर आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो उस टाइम पर जो काम होगा इस वस्तु द्वारा वो 0 माइनस में होगा, ऋणात्मक कार्य। 0 मैं 0 बोला था ना, 0 नहीं होगा, मैं ऋणात्मक में होगा। ठीक है, माइनस में काम होगा। सपोज इसको मैंने ऊपर फेंका तो फोर्स नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, अलोंग द एक्सिस तो है लेकिन 180 डिग्री है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसलिए ऋणात्मक कार्य होगा। लेकिन वही ऑब्जेक्ट द्वारा नीचे की ओर आएगा तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, नीचे से ऊपर जाने में किया गया कार्य ऋणात्मक। अभी मेरे साथ वही हो गया, नीचे बता रहा था, नीचे से ऊपर जाने में किया गया कार्य ऋणात्मक, लेकिन ऊपर से नीचे आने में किया गया कार्य धनात्मक। क्यों भाई? तो नीचे से ऊपर जाने का अर्थ हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर। ठीक है, उस टाइम में ऋणात्मक कार्य, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, इसलिए काम क्या हो गया उस टाइम पर प्लस हो जाएगा। तो इससे ये बात समझ में आई, कार्य पॉजिटिव भी होगा, धनात्मक पॉजिटिव। कब? जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स हो, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। शून्य भी होगा कब? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट होगा। और ऋणात्मक ये कब? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी के अलोंग में अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ऋणात्मक हो सकता है। जिस अभी समझ में ये आया बात, डिस्प्लेसमेंट पे सारा डिपेंडेंसी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का जिस विस्थापन, किसी ऑब्जेक्ट का विस्थापन प्लस है तो कार्य भी प्लस, 0 है विस्थापन तो कार्य भी 0, और ऋणात्मक विस्थापन है तो कार्य भी ऋणात्मक होगा। इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ कि अगर कोई आदमी
सीढ़ी पर जा रहा है, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जा रहा है, फिर उसी पॉइंट पे नीचे से आगे, मतलब सीढ़ी से उतर गया, उसी पॉइंट पे आगे पहुंच गया। तो आपको ये बताना है कि उस टाइम में कार्य क्या हो गया, कुछ ना कुछ कार्य होगा या ज़ीरो होगा। विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, जहाँ से चलना शुरू किया है वहीं पे आके पहुँच गया या किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचे, तो उस दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी क्या होता है, वही होता है आपका विस्थापन। तो अगर कोई आदमी नीचे से ऊपर सीढ़ी के जो है फिर उसी पॉइंट पे वापस नीचे, ऊपर से नीचे आके वहीं पर आ गया, इसका अर्थ हुआ कि उस टाइम में विस्थापन क्या है उसके द्वारा जीरो। जब विस्थापन जीरो है, एस जीरो है, तो इसका मतलब कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा, एफ इंटू जीरो, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ, सही बात। केस 1, केस 2, केस 3, 0 डिग्री है तो विस्थापन प्लस होगा, 90 डिग्री के अलोंग के दोनों के बीच का एंगल तो 0 जूल होगा काम, अपोजिट डायरेक्शन में है तो काम माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से उदाहरण है। अगर कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर सर पर कुछ बोझा लेकर, है ना, सर पे कुछ बोझ उठाकर तक बोझा ढोता है, पता नहीं कैसे होता है, या लेकर जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, कार्य जीरो हो जाएगा, क्योंकि 100 किलोमीटर बोझा लेके गया है तो फोर्स तो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स नीचे की ओर हो रहा है, इसलिए काम क्या होगा उस टाइम पर जीरो होगा। अगर हम दीवार पर धक्का देते हैं, अगर हम दीवार पर धक्का देते हैं, ठीक है, तो फोर्स में मतलब उस टाइम पे कार्य क्या होगा, तो कार्य शून्य होगा। दीवार में कितना भी आप धक्का दे लो, विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन वहीं पर है। विस्थापन वहीं पर होने का अर्थ क्या हुआ कि काम जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है, चलो हम फोर्स लगाएं, का विस्थापन तो नहीं हो रहा ना, जीरो होगा काम, एफ इंटू जीरो, जीरो हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लो। देखो, अगर किसी वस्तु पर दस न्यूटन का बल क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित है, तो वह वस्तु 5 मीटर की दूरी 5 मीटर तक विस्थापित होता है, 5 मीटर तक विस्थापित होता है। तो उस वस्तु द्वारा, ठीक है, तो उस वस्तु द्वारा कार्य क्या होगा, उस वस्तु द्वारा कार्य बताना है, क्या होगा, कार्य होगा। देखो फोर्स जो लग रहा है, या मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, फोर्स लगा 30 डिग्री के एंगल पे क्षैतिज से इस डायरेक्शन में, कितना न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऑब्जेक्ट 5 मीटर यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेस हो गया। फोर्स लग रहा 30 डिग्री के एंगल पे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उस टाइम पे कार्य क्या होगा, W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका F हो गया 10 न्यूटन, S हो गया 5 मीटर, कॉस थीटा, तो थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका 50, कॉस 30 होता है 1/2 √3/2, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया कितना 25 √3
जूल। मीटर ये न्यूटन में है और मीटर में है, तो न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं या 1 जूल भी कह सकते हैं, राइट। इतना जूल काम। हाँ, लेकिन ये मत समझना कि 10 न्यूटन का फोर्स है और 5 मीटर विस्थापन हो गया, 10 पंचे 50, गलत हो जाएगा। एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों साजिश राशि है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए उनके बीच का एंगल होगा। अदिश राशि होता तो फिर एंगल की कोई बात ही नहीं था। 25√3 जूल काम किया गया, ये नहीं कि 10 पंचे 50 कर दो, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्जांपल। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 90 डिग्री पे फोर्स लगा तो हमने निकाला है 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस में आएगा काम। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट 45 डिग्री के कोण पर जा रहा है तो उसके हिसाब से आप cos 45 की वैल्यू होगा। 60 डिग्री में मतलब 36 से बल लग रहा है तो cos 60 1/2 हो जाएगा, आप सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह से हम कार्य के फॉर्मूला से हम कार्य की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आम मतलब कॉमन बात यह है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य तब होता है उस वस्तु पर लगाया गया बल और उसी डायरेक्शन में विस्थापन को हम कहते हैं क्या, कार्य। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है, क्योंकि विस्थापन पे डिपेंड करता है। देखो, अगर कार्य धनात्मक भी होगा अगर एक ही डायरेक्शन में लगे, फोर्स की डायरेक्शन में विस्थापन होगा। कार्य ऋणात्मक होता है अपोजिट डायरेक्शन में अगर विस्थापन होगा। कार्य 0 होगा अगर परपेंडिकुलर विस्थापन होगा। ओके, ठीक है। चलो, तो फाइनली आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।